Hey everyone, so in this class we will be looking at new criticism। तो यहाँ से जो जर्नी है वो बहुत लंबी होने वाली है। अब बात आएगी थ्योरी की, ठीक है। थ्योरी क्रिटिसिज्म से डिफरेंट होता है, तो क्रिटिसिज्म हो गया है। अब हम बात करेंगे थ्योरीज की। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यू क्रिटिसिज्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं इसलिए है क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं थ्योरी स्टार्ट होती है। अब न्यू क्रिटिसिज्म में भी आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि अभी तक हमने जब क्रिटिसिज्म की बात करी तो हम क्या करते थे कि बैकग्राउंड देख लेते हैं ऑथर का, या फिर हम उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेंगे, हिस्ट्री देख लेंगे। तो इन सब को जज करके हम एक वर्क कहीं ना कहीं अपना वर्क जज कर रहे थे। लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म कुछ डिफरेंट अप्रोच लेके आया था, कुछ अलग लेके आया था। अच्छा ये बताइए कि न्यू क्रिटिसिज्म की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो ओल्ड क्रिटिसिज्म था, जो कि हमने अभी तक डिस्कस किया था, ओल्ड क्रिटिसिज्म था वो क्या यूज़ कर रहा था? वो ऑथर की बायोग्राफी यूज़ कर रहे थे, वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यूज़ कर रहे थे टू जज अ वर्क, टू जज अ पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है। लेकिन अभी सडन चेंज आया, ट्रांजिशन हो गया कि नहीं, हम ये सब चीज़ें नहीं देखेंगे। न्यू क्रिटिसिज्म उभर कर आया। इसने क्या बोला कि अगर हमें कोई वर्क जज करना है, हमें उस टेक्स्ट में जो चीज़ें लिखी हैं सब सिर्फ हमें उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है, हमें बाकी चीज़ों को नहीं देखना है, ठीक है। कि हम उसमें ऑथर के इंटेंशन को देख रहे हैं या फिर हम किस टाइम पे लिखा गया था, हिस्टोरिक बैकग्राउंड देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ से हटा दी गई कि नहीं, हम चीज़ें नहीं देखेंगे। अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये हुई थी न्यू क्रिटिसिज्म में कि अगर आप मुझे ये बताइए कि जब आप पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ रहे थे, वुथरिंग हाइट्स पढ़ रहे थे, या फिर आप पढ़ रहे थे जॉर्ज एलियट का वर्क मिडिल मार्च, तब आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ देखी होगी कि उस टाइम पे जो फीमेल ऑथर्स थी वो ज़्यूडोनेम यूज़ कर रही थी, मतलब कि पेन नेम यूज़ कर रही थी। तो आपके माइंड में मे भी आया हो कि वो पेन नेम क्यों यूज़ कर रही थी। उसका रीज़न यही था क्योंकि विक्टोरियन टाइम तक क्या रहा कि जितने भी वर्क लिखे जाते थे सिर्फ फीमेल्स के वर्क जो थे, मतलब क्योंकि हम बोल सकते बायस सोसाइटी थी, तो वहाँ पर जो क्रिटिसिज्म होता था वो ऑथर को देखा जाता था, ऑथर की बायोग्राफी देखी जाती थी। तो इसीलिए जो फीमेल ऑथर्स उस टाइम पे थी उन्होंने क्या किया, ज़ीडोनेम यूज़ करना शुरू कर दिया कि जब वर्क जो है या तो मेल के नाम से, जॉर्ज एलियट मेल का नाम हो गया ना एक, लेकिन कौन था ये, कौन था, एक विमेन थी मैरी एन इवान, उन्होंने अपने ज़ीडोनेम यूज़ किया अपने वर्क्स को पब्लिश करवाने के लिए। क्यों? ताकि सोसाइटी उनके वर्क को उतनी ही इम्पोर्टेंस दे, उतने ही उसी तरीके से, उसी माइंडसेट के साथ उनके वर्क को भी अप्रोच किया जाए, क्योंकि सोसाइटी उस टाइम पे विमेन के वर्क को अप्रोच नहीं कर रही थी। इसीलिए हम बात करते हैं न्यू क्रिटिसिज्म आया। अब जो विमेन है उनको किसी और का नाम लेने की ज़रूरत नहीं थी, एनोनिमस नाम बिना किसी उसके एनोनिमसली पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं थी, या फिर करियर बेल इस तरीके के नाम लेने की ज़रूरत नहीं थी। उस टाइम पे क्यों यूज़ किया आखिर? क्योंकि उस टाइम पे इन चीज़ों को इंपॉर्टेंस मिलती थी, नेम के हिसाब से जज किया जा रहा था, बायोग्राफी के अकॉर्डिंग वर्क को जज किया जा रहा था कि अगर हमने मिडिल मार्च पढ़ी, ये चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि एक विमेन का वर्क है ये, तो उन सब चीज़ों को डिस्कार्ड करता है। न्यू क्रिटिसिज्म से क्या बोला है कि हमें ऑथर से कोई मतलब नहीं है, उसके इंटेंशन से, बायोग्राफी से, किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। जो चीज़ें टेक्स्ट में हम उसे देखेंगे, क्योंकि ये बात बोलते हैं ना कोई बंदा कि अच्छा आप ये नहीं देख रहे, वो नहीं देख रहे, देन व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन अ टेक्स्ट? वी आर लुकिंग फॉर दिस कंटेंट, कि उस पेज पर जो चीज़ें हैं हम उन्हीं चीज़ों को सिर्फ देखेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच कैसी है, रिदम कैसा है, मीटर कैसा है, किस तरीके से हमने वर्ड यूज़ कर रखे हैं, स्टैंजर का स्ट्रक्चर कैसा है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो आगे की जो वीडियो होगी वो स्लाइड की फॉर्म में है, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखनी पड़ेंगी, बाकी यहाँ पे स्पेस कम पड़ जाता है, स्लाइड में बहुत मेरे पास स्पेस हो जाता है। स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर ड्यू। तो न्यू क्रिटिसिज्म, जैसे कि आपको बताया मैंने कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या था, कहीं ना कहीं हमें कुछ भी देखना नहीं है, हमें सिर्फ चीज़ें देखनी है, जैसे कि रिदम है, मीटर है, फिगर ऑफ स्पीच है, इन सबको देखना है। तो न्यू क्रिटिसिज्म ये फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ था 1929 में, ठीक है। 1929 आपको याद रखना है। इसको छोड़ के आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो है आई.ए. रिचर्ड्स। अब ये बहुत बार आ जाता है या फिर आपको भी कन्फ्यूजन होती होगी जब आपने इसे पढ़ा होगा कि आखिर ये फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया। तो आई.ए. रिचर्ड्स जो पर्सन थे उन्होंने फर्स्ट टाइम ये टर्म यूज़ करी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म से ही बाद में न्यू क्रिटिसिज्म उभर कर आया। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में क्या हुआ कि आई.ए. रिचर्ड्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। इन्होंने अपने, क्योंकि एक लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे, तो इन्होंने अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को क्या हुआ कि इन्होंने पोइट्रीज दी, लेकिन पोइट्री में ना ऑथर का नाम नहीं था, पोइट का नाम नहीं था, और पोइट्री का भी नाम नहीं था। ऐसे उसमें से ऑथर मतलब पोइट के नाम को हटा दिया और अपने स्टूडेंट को पोइट्री दी पढ़ने के लिए, एनालाइज करने के लिए। उस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हुआ, बच्चों ने क्या दिया, उन्होंने ऐसे रिस्पॉन्स दिए
जिसमें उन्होंने क्या बताया, ऑथर से रिलेटेड, क्योंकि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं कि किस टाइम पे लिखी गई, ऑथर कौन था, मेल था या फीमेल था, उसकी बायोग्राफी क्या थी, किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता था, कैसी चीज़ें उन्होंने उसे इन्फ्लुएंस किया, कुछ भी नहीं है उनके पास। उनके पास क्या था, अ पीस ऑफ पेपर जिस पे कुछ लाइन्स लिखी हुई थी। तो बच्चों ने क्या किया, स्टूडेंट ने क्या किया, उन वर्ड्स को, उस पेज में लिखे हुए हर एक चीज़ को एनालाइज किया। तो उससे क्या हुआ, एक दूसरे तरीके का क्रिटिसिज्म निकल कर आया, जिसमें आपने बायोग्राफी नहीं देखी, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन नहीं देखा, क्या देखा, वट एवर इज़ रिटन ऑन द पेज आपने वो देखा। और इसी को इन्होंने बोला प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। बाद में इन्होंने इसको एक बुक की फॉर्म में पब्लिश करवा दिया 1929 में। अब प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इन्होंने यूज़ किया था, लेकिन इन्होंने ये नहीं यूज़ किया था कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या होता है। अब न्यू क्रिटिसिज्म किसने यूज़ किया, एक पर्सन था जिसका नाम था J.A. स्पिंगम। तो इन्होंने एक लेक्चर, लाइक ही वॉज डिलीवरिंग अ लेक्चर, उस टाइम पे लेक्चर देते देते इन्होंने एक टर्म यूज़ करी, एक वर्ड यूज़ किया जिसका नाम था न्यू क्रिटिसिज्म। इन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म अपने लेक्चर के ड्यूरेशन में यूज़ किया। अब इसी के 2 साल बाद, मतलब 1929 के बाद में जॉन क्रो रैनसम आते हैं। और ये कौन थे, ये एक इंग्लिश प्रोफेसर थे कैनियन कॉलेज में। इन्होंने एक बुक पब्लिश कर दी बिकॉज ही वॉज सो एडवांस्ड, क्योंकि 2 साल बाद आए थे, इनके पास थोड़े बहुत आइडियाज़ भी थे कि क्या होता है। तो इन्होंने एक बुक पब्लिश करी न्यू क्रिटिसिज्म की। तो इस तरीके से 3 पर्सन न्यू क्रिटिसिज्म से कहीं ना कहीं एसोसिएट करते हैं स्टार्टिंग में यूज़ करने के लिए। रिचर्ड ने फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म यूज़ किया, जो स्पिंगम है उन्होंने यूज़ किया था न्यू क्रिटिसिज्म लेक्चर के ड्यूरेशन में। रैनसम ने एक बुक पब्लिश करी न्यू क्रिटिसिज्म की 2 साल बाद। अब बात आती है न्यू क्रिटिसिज्म करते क्या है, ये इंटेंशनली जानबूझकर बायोग्राफी को और हिस्टोरिकल फैक्ट को हटा देते हैं। जैसे चार्ल्स डिकेंस के बारे में आपने सुना होगा कि चार्ल्स डिकेंस की जो वर्क्स होते हैं वो कहीं ना कहीं क्लास कॉन्फ्लिक्ट को शो करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन शो करते हैं, सोशियोलॉजिकल जो आइडियाज़ थे उनको शो करते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि चार्ल्स डिकेंस ने अपने बर्थ के बारे में कभी कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी थी, है ना। वो बाद में डिकेंस की एक फ्रेंड ने उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी कि वो हम्बल बैकग्राउंड से हैं जो डिकेंस है। क्यों नहीं शेयर करी थी इन्होंने, क्योंकि उन्हें पता था कि उस टाइम पे जो लोग हैं वो वक्त को किस तरीके से जज करेंगे, बैकग्राउंड के हिसाब से। आप किस बायोग्राफी से डील करते हैं, बायोग्राफिकल आपका बैकग्राउंड कैसा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसा है, हिस्ट्री कैसी है, इन सब के लिए उन्होंने अपने बैकग्राउंड को नहीं बताया था। अपने ऑस्कर वाइल्ड के बारे में भी सुना होगा कि जो ऑस्कर वाइल्ड है उनका फ्यूचर, मतलब जो उनका जो लिटरेरी करियर था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन सडनली से ऑस्कर वाइल्ड की एक इन्फॉर्मेशन आई थी अबाउट हिज होमोसेक्सुअलिटी, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो उनका करियर था वो डिक्लाइन होने लग गया। क्यों, क्योंकि लोग बहुत इंटरेस्टेड थे लोगों की बायोग्राफी के अंदर, उनकी पर्सनल चीज़ों के अंदर। तो इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कार्ड करने के लिए न्यू क्रिटिसिज्म आया था कि भाड़ में जाए दुनियादारी, हमें सिर्फ वो देखना है जो पेज में लिखा हुआ है, ठीक है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हम्बल बैकग्राउंड से है या फिर किसी और बैकग्राउंड से है, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन क्या चल रही थी, उसका लव इंटरेस्ट क्या था, उसकी सेक्शुअल ओरिएंटेशन क्या थी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेल है या फीमेल है। हमें क्या करना है, जो चीज़ें पेज पर लिखी हैं सिर्फ उनको जज करना है, बिकॉज दिस इज़ द राइट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। आप इसी तरीके से किसी वर्क को जज कर सकते बिना बायस हुए। और ये मेनली 2 चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुआ था। मैथ्यू आर्नल्ड की एक थ्योरी थी इम्पर्सनल की, आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने बात करी थी डिसइंटरेस्टेडनेस की, कि ऑथर में अपनी आइडिया ना लगाए, वो अपना दिमाग ना लगाए। तो क्रिटिसिज्म में कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। एलियट की लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी, इनकी थ्योरी है इम्पर्सनैलिटी की। उन्होंने क्या बोला कि पोएट होना चाहिए, पोएट लिखेगा ज़रूर, लेकिन पोएट को उस वर्क में नहीं होना चाहिए। उन थ्योरी से इन्फ्लुएंस होकर न्यू क्रिटिसिज्म आया था, न्यू क्रिटिसिज्म स्कूल आया था। अब इसी टाइम पे एक और चीज़ आती है, 2 टर्म आती हैं, क्योंकि जब आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपको डेप्थ में घुसने की ज़रूरत नहीं होती। आपको पता होगा, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दैट, कि आपको इन्फॉर्मेशन मकअप नहीं करनी है बहुत सारी कि आप डीप में जा रहे हैं। आपको वर्टिकल तो पढ़ना है, लेकिन इतना वर्टिकली नहीं पढ़ना है, आपको हॉरिजॉन्टल लेवल पे पढ़ना है कि आप ज़्यादा चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है, बहुत ज़्यादा पेपर में आती हैं। तो इसी टाइम पे 2 टर्म निकल कर आई थी। एक टर्म थी ऑटोटेलिक टेक्स्ट। इसका मतलब क्या होता है, ऑटो अपने आप, टेलिक जो बताए, दैट मीन्स कि एवरी टेक्स्ट इज सेल्फ कंटेन, कि उसमें एक टेक्स्ट में वो अपने आप ही इंडिविजुअल, एक अगर हम पन्ने की बात करें, एक पेज पे कुछ लिखा हुआ है या फिर एक बुक है मेरे पास, तो वो बुक इंडिविजुअल तरीके से फुलफिल है, उसमें बहुत सारी मीनिंग्स है, उसमें हर एक मीनिंग है जो आप देखना चाहते हो। तो आपको बियॉन्ड द टेक्स्ट जाने की ज़रूरत नहीं है।
ऑटोटेलिक है, अपने आप आपको बताएगी, उसमें हर एक तरीके की मीनिंग है, सेल्फ कंटेन है, इंडिपेंडेंट है, ऑथर पे डिपेंड नहीं है, उसके बायोग्राफी पे डिपेंड नहीं है, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे डिपेंड नहीं करती है, वो ऑटोटेलिक है। सेकंड कंसेप्ट आया था, टर्म आई थी क्लोज रीडिंग, क्योंकि अगर आप ये बोलो कि हमें ये नहीं देखना, हमें वो नहीं देखना, बायोग्राफिकल चीज़ें नहीं देखनी, देन व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन अ टेक्स्ट? यू आर लुकिंग फॉर समथिंग क्लोज रीडिंग। क्लोज रीडिंग किसकी? सिम्बल्स की, रिदम की, लैंग्वेज की, कि ये सब चीज़ें कहाँ हैं, और उसके बाद आप उस वर्क को जज कर रहे हो। फॉर्मल और लिंग्विस्टिक जो थिंग होती हैं, आप उनको जज कर रहे हैं। और इसी के साथ हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, जिसमें हमने मेनली बात करी न्यू क्रिटिसिज्म का एक बैकग्राउंड। नेक्स्ट क्लास से हम न्यू क्रिटिक्स को डिस्कस करेंगे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। Hey everyone, so in the last class we have already covered what is new criticism, and I am expecting you guys that you have at least some sort of background knowledge, क्योंकि न्यू क्रिटिसिज्म की अगर हम ऑथर्स की बात करेंगे, अगर हम क्रिटिक्स की बात करेंगे, तो एटलीस्ट यू शुड हैव एट अ बेस कि जहाँ से आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर पाओगे, राइट। तो इन दिस वीडियो वी विल बी लुकिंग एट आई ए रिचर्ड्स। आई ए रिचर्ड्स वॉज अ वेरी फेमस पर्सन, ही वॉज अ वेरी फेमस क्रिटिक। आप सबने इनके बारे में सुना होगा। इवन इन द लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू गाइज दैट he was the first person who used the term practical criticism because he did an experiment। उस एक्सपेरिमेंट में इन्हें जो चीज़ें मिली, उसके बाद उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को एक बुक की फॉर्म में पब्लिश करवा दिया था इन 1929 में। सो इन दिस क्लास वी विल बी लुकिंग एट हिज फ्यू बुक्स, एटलीस्ट बुक के हम सिर्फ नाम देखेंगे, प्लस वी विल बी लुकिंग एट हिज टू मेन कंसेप्ट हो गए इनके 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग। किसी भी तरीके के जो वर्ड्स होते हैं उसमें 4 तरीके की मीनिंग हो सकती है। सेकंड कंसेप्ट जो इन्होंने दिया है दैट इज द 2 यूजेस ऑफ लैंग्वेज। तो फर्स्ट कंसेप्ट क्या है? 4 काइंड ऑफ मीनिंग। सेकंड कंसेप्ट क्या है आपका? 2 यूजेस ऑफ लैंग्वेज। तो इनकी पहले बुक्स से स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी बुक्स पब्लिश करवाई हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लगा देती हूँ। एक इनकी बुक है मीनिंग ऑफ मीनिंग, जो कि पब्लिश हुई थी 1909 में। देन इनकी सेकंड बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 में। उसके बाद प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पब्लिश हुआ था 1929 में, जिसका सबटाइटल था, क्योंकि बहुत बार पेपर में होता है कि आपसे सबटाइटल पूछा जाता है, तो आपको एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया कि सबटाइटल क्या है। तो इस बुक का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का है सबटाइटल अ स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट। फोर्थ वर्क है फिलोसफी ऑफ रिटोरिक। तो ये मेन आपको 4 वर्क्स याद रखने हैं, सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि पेपर में क्रोनोलॉजी बहुत आती है। आपको बोल देंगे कि आपको रिचर्ड्स के वर्क को क्रोनोलॉजी में लगाना है। इट्स बेटर टू हैव एन आइडिया कि ये चीज़ें कब कब पब्लिश हुई थी। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट कंसेप्ट, जो कि है हमारा 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग। नाउ 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग जो है ये मेनली किस बुक में दिया गया है आपको ये पता होना चाहिए। तो ये दिया है आपके प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो इन्होंने पब्लिश किया था अपनी रिसर्च का एक रिजल्ट, वो था इनका प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। और वो जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म था उसमें इन्होंने कंसेप्ट दिया 4 टाइप्स ऑफ मीनिंग की। इन्होंने बोला कि जब भी कोई पर्सन होता है, ऑथर होता है या फिर पोइट होता है, जब वो अपने वर्क को लिख रहा होता है, उसने कोई पोइट्री लिखी, उसने कोई टेक्स्ट बुक लिखा या फिर उसने XYZ कुछ भी लिखा, तो उसमें जो उसके वर्ड्स हैं उसको हम 4 तरीके से समझ सकते हैं। उन वर्ड्स के, फ्रेजेस के 4 तरीके से मतलब निकल सकते हैं। एक होता है सेंसेस के थ्रू, सेकंड होता है फीलिंग, थर्ड होता है आपकी टोन, जो ऑथर की टोन है, प्लस जो फोर्थ होता है वो होता है इंटेंडेड मीनिंग। सेंसेस से हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसी चीज़ें, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आप उसे देखिए, मैं अंडरलाइन करती हूँ। सेंसेस क्या है? बेसिक डेफिनेशन होती है किसी भी मीनिंग की या फिर फ्रेज की। जो डिक्शनरी मीनिंग आपकी होती है वो होती है सेंसेस, कि आपने एक बुक उठाई, आपने वो बुक पढ़ी, तो उस बुक को पढ़ने के बाद आपको एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलती है, जो इवन 4th-5th का जो बच्चा होता है उसे भी मिल जाती है। लेकिन बीइंग एज ए स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर हमारा काम ये नहीं है कि हम उसके बेसिक सेंसेस को जाने, बेसिक जो मीनिंग होता है ऊपर ऊपर का वो जाने। क्यों? क्योंकि लिटरेचर का स्टूडेंट होने का मतलब क्या होता है? क्योंकि लिटरेचर का स्टूडेंट होने का मतलब क्या होता है? दैट यू आर इनटू अ ऑरा, जहाँ पे आप चीज़ों को डीपली स्टडी करोगे। एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो, तो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि आप सीधे समरी बता दीजिए, क्योंकि हमें उसका बैकग्राउंड देखना है, उसका जॉनरा देखना है, किस प्रोस्पेक्टिव में वो चीज़ें लिखी गई हैं या फिर किस चीज़ को ध्यान में रखकर लिखी गई हैं, हमको सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो फर्स्ट जो मीनिंग होती है वो होती है सेंसेस के थ्रू आती है, जो वर्ड टू वर्ड आंसर होता है, वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकल के आता है, जिसे हम लिटरेरी मीनिंग बोल सकते हैं, फिर डिक्शनरी मीनिंग भी बोल सकते हैं। सेकेंड हमने बोला फीलिंग, राइट। फीलिंग में भी क्या होता है? फीलिंग होता है दिस रेफर्स टू द इमोशनल रिस्पॉन्स। जो कोई भी एक वर्ड है वो रीडर के ऊपर कैसा इमोशनल रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, उसे हम बोलते हैं फीलिंग। आपने कोई बुक पढ़ी, आपने कोई वर्ड पढ़ा, और उस वर्ड को पढ़ने के बाद आपके अंदर कैसी फीलिंग आ रही है, राइट। तो वो जो फीलिंग है वो भी एक तरीके से
हम बोल सकते हैं मीनिंग का वर्क करता है। हो सकता है उस पर्टिकुलर वर्ड को लेके आपके माइंड में एक अच्छी फीलिंग हो, या फिर हो सकता है उस पर्टिकुलर वर्ड को लेके आपके माइंड में कभी आपके पास्ट एक्सपीरियंस रहे हो, तो इसलिए उस वर्ड से रिलेटेड आपकी जो फीलिंग है वो नेगेटिव वे जाएगी। थर्ड बात आती है टोन की, कि किस टोन पे लिखी गई है कोई चीज़ें। यहाँ पे मैं हाईलाइट करती हूँ, इट रेफर्स टू द ऑथर्स और स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट मैटर, कि जो ऑथर है या फिर जो स्पीकर है वो जो बोल रहा है, लिख रहा है, उसका उस वर्ड के टुवर्ड्स, उस फ्रेज के टुवर्ड्स क्या प्रोस्पेक्टिव है, वो बायस है या नहीं है। हो सकता है कोई जो ऑथर है वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके बायस हो, वो उस चीज़ के बारे में अपनी राय दे रहा है, इवन दो अगर वो चीज़ सही भी है, लेकिन जो ऑथर है वो उस चीज़ को गलत पोर्ट्रेट करना चाहता है, क्यों? क्योंकि वो बायस है। तो ये क्या है, ऑथर का जो टोन होता है, जो उसका एक क्या वो दिखाना चाह रहा है, वो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उससे भी मीनिंग जो होती है वो डिफर करती है पर्सन टू पर्सन। उसके बाद इंटेंशन क्या था, इट रेफर्स टू द पर्पस ऑफ द गोल, इट रेफर्स टू द पर्पस एंड द गोल ऑफ राइटर इन यूजिंग अ पर्टिकुलर वर्ड, कि हर एक ऑथर है या फिर कोई भी पर्सन है, अगर वो कोई वर्ड यूज़ कर रहा है, कोई फ्रेज यूज़ कर रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होगा, क्योंकि उसने बाकी के फ्रेजेस को रिजेक्ट किया है, डिस्कार्ड किया है, और उसने एक पर्टिकुलर जो स्टैंजा है या फिर फ्रेज है वही क्यों चूज़ किया है। तो इसको माइंड में रख के भी हमारी जो मीनिंग होती है उसके अलग अलग आंसर्स निकल सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जो मीनिंग है वो 4 तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट में वर्ड्स की 4 तरीके से मीनिंग हो सकती है, फीलिंग के बेसिस पे, आपकी सेंसेस की बेसिस पे, आपका जो टोन है उसके बेसिस पे, या फिर जो ऑथर है उसके इंटेंशन के बेसिस पे। उसके बाद बात आती है सेकंड कंसेप्ट की, जो कि है टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज। टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज इन्होंने अपनी बुक में दिया है, जिस बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो कि मैंने आपको बताया था 2nd नंबर पे पब्लिश हुआ था। सीक्वेंस आपको याद रख के चलना है अपने माइंड में, ठीक है। तो कौन कौन से 2 तरीके की लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, जो लैंग्वेज है हम उसे 2 तरीके से यूज़ करते हैं। 2 यूजेस होता है किसी भी लैंग्वेज का, एक होता है साइंटिफिक, एक होता है आपका इमोटिव लैंग्वेज। साइंटिफिक लैंग्वेज आपकी किस में आएगी, जब आप सिर्फ फैक्ट बताना चाहते हो। अब ये डिफर करता है कि आप कौन से फील्ड में मेनली वर्क कर रहे हैं। अगर साइंस का स्टूडेंट है तो वो अपनी जो लैंग्वेज होगी वो यू वाली यूज़ करेगा, साइंटिफिक लैंग्वेज को यूज़ करेगा, ठीक है। साइंटिफिक यूजेज होगा उसकी लैंग्वेज में, क्योंकि उसे फैक्ट बताने हैं, वो अपने इमोशन का कुछ नहीं कर सकता। अब उसके लगने या लगने से कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि साइंस में फैक्ट चलता है। तो ये हमारी रियल लैंग्वेज होती है, रियल वर्ल्ड की लैंग्वेज होती है, जहाँ पे जो चीज़ें जैसी होती हैं वैसे पोर्ट्रेट कर देती है साइंटिफिक अप्रोच के साथ में। उसके बाद बात आती है सेकेंड यूज़ की, जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं सेकेंड तरीके से, वो होती है हमारी इमोटिव लैंग्वेज। इमोटिव लैंग्वेज कौन यूज़ करता है, जो लिटरेचर के स्टूडेंट होते हैं, लिटरेचर जो लिख रहे होते हैं, पोइट होते हैं, राइटर्स होते हैं, ऑथर्स होते हैं, जो भी हमारे लिटरेचर की साइड में आते हैं, जो कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है। लाइक कोई स्टोरी है, पोइट्री है, कुछ भी ऐसा, फिक्शन भी हो सकता है, तो वो जो यूज़ करते हैं वो होती है इमोटिव लैंग्वेज। इसमें यही 2-3 कंसेप्ट थे, 4 इनके वर्क्स हैं, 2 कंसेप्ट हैं, आपको टिप्स पे होने चाहिए, बिकॉज आई रिचर्ड्स है या फिर जॉन क्यूरेंसम है, ये ब्रूक है, ये सारे क्या है, टिप्स पे होने चाहिए आपके, क्योंकि आप बिना इन सबको पढ़े, आपने रोलन बार्थ को नहीं पढ़ा, आपने भक्तिन को नहीं पढ़ा, आप पेपर में अपीयर नहीं हो सकते हैं। लाइक वैसे तो हो सकते हैं, लेकिन जब आपको पता है कि ये हर बार पूछे जाते हैं, तो एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया कि क्या क्या बातें बोली गई हैं, कौन कौन से कंसेप्ट दिए गए हैं। सो या विद दिस आई थिंक वी शुड एंड दिस वीडियो, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम एम्सन के बारे में बात करेंगे, विलियम एम्सन, जो कि रिचर्ड्स के स्टूडेंट थे, राइट। बाय बाय। Hey everyone, so in this class we will be looking at William Emerson। इनका एक वर्क है जो आपने सुना होगा, मे बी 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी। आपने कई बार अगर पेपर एनालाइज किए हैं तो आपने देखा होगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी किसने पब्लिश किया था। तो ये एम्सन का एक वर्क था। एम्सन कौन थे, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी रिचर्ड्स की, आई रिचर्ड्स की। सो एम्सन वॉज द स्टूडेंट ऑफ आई रिचर्ड्स। Now in this class we will be looking at his ambiguity। इन्होंने कौन कौन सी ambiguity की बात करी है, 7 जो टाइप्स बोले हैं वो कौन कौन से हैं। प्लस आपको एक चीज़ अब ये याद रखनी है कि हम मेनली न्यू क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि एम्सन, रिचर्ड्स, ये सारे न्यू क्रिटिसिज्म के अंडर में आते हैं, राइट। तो न्यू क्रिटिसिज्म क्या बोलता था, दैट वी हैव टू फोकस ऑन द टेक्स्ट में जो चीज़ें लिखी हुई हैं हमें उन चीज़ों पे फोकस करना है, राइट। कि हमें ऑथर से मतलब नहीं है, उसकी बायोग्राफी से मतलब नहीं है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से मतलब नहीं है। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर द वर्ड्स, जिस तरीके से वर्ड्स लिखे गए हैं, फ्रेजेस लिखे गए हैं, वी हैव टू एनालाइज द टेक्स्ट,
कि एक पेज में क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर एमसन ने क्वेश्चन ये उठाया जो कि प्रॉब्लम थी उनके अकॉर्डिंग। उन्होंने बोला कि ठीक है, ऑल राइट, कि हम बाकी चीज़ें नहीं देख रहे हैं, हमें नहीं मतलब कि ऑथर ने क्या सोच के लिखा, इंटेंशन क्या था, बायोग्राफी क्या थी, या फिर किस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें लिखी गई हैं, ऑल राइट, हमें नहीं देखना। लेकिन प्रॉब्लम फिर ये आती है कि जब आप किसी वर्ड को, किसी पोइट्री को देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई पोइट्री को एनालाइज कर रहे हैं, देन द प्रॉब्लम इज़ कि आप जो वर्ड्स पढ़ते हो, हर एक वर्ड जो होता है लिखा हुआ होता है, क्योंकि आप न्यू क्रिटिसिज्म की क्रिटिक हो तो आप सिर्फ वर्ड्स को एनालाइज कर रहे हो, टेक्स्ट बुक को एनालाइज कर रहे हो। लेकिन जो टेक्स्ट बुक में चीज़ें लिखी होती हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी होती है। एम्बिग्विटी मतलब जैसे एक वर्ड के एक से ज़्यादा जब मीनिंग निकल कर आते हैं। अब एम्बिग्विटी का मतलब यही हो गया कि जब आप बुक पढ़ रहे हो तो उसमें एक लाइन है, अब उस लाइन में अगर कोई वर्ड यूज़ कर रखा है या फिर कोई लाइन यूज़ करके फ्रेज़ यूज़ कर रखा है तो उस फ्रेज़ का मतलब एक मतलब से ज़्यादा निकल सकते हैं। तो इसी को इन्होंने बोला कि ये एम्बिग्विटी होती है, और एक टेक्स्ट में, पोइट्री में, किसी भी चीज़ में, XYZ कोई भी लिटरेचर है, उसमें 7 काइंड्स ऑफ एम्बिग्विटी हो सकती है इनके अकॉर्डिंग। फर्स्ट काइंड ऑफ एम्बिग्विटी इन्होंने क्या बोली, मेटाफर की। मेटाफर क्या होता है, जब आप दो चीज़ों को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, राइट, और इससे क्या होता है, एक एम्बिग्विटी निकल कर आती है कि लोग समझ नहीं पाते, एज अ रीडर हम नहीं समझ पाते कि क्या बोलना चाह रहा है कोई भी पर्सन। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ही हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन, कि उसका जो दिल है वो पत्थर का है। लेकिन अगर कोई इसे लिटरल तरीके से पढ़े, सिर्फ वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़े, तो वो क्या पढ़ेगा कि उसका जो दिल है वो पत्थर का है, लेकिन वो पत्थर का, एक स्टोन का हार्ट नहीं है। लेकिन हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम बोलना चाह रहे हैं कि वो इनसेंसिटिव है, उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, बहुत ज़्यादा उसका जो हार्ट है वो टफ है, वो चीज़ों को फील नहीं कर पाता। तो ये क्या हुआ कि ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। हो सकता है कोई रीडर ऐसा हो जो ये ना समझ पाए, तो उसके लिए जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाएगी, और जो मैं हूँ मे बी, मेरे जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये भी एक एम्बिग्विटी का काम करती है। कौन सा मीनिंग निकलेगा इस चीज़ का काम करती है, जिससे कि टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जाती है इंडिविजुअल के लिए। सेकेंड इन्होंने बोला जो एम्बिग्विटी होती है वो एंटीथीसिस की होती है। तो एंटीथीसिस हमने शॉर्ट्स में डिस्कस किया था, अगर आपको याद है तो, अदरवाइज कोई बात नहीं। जैसे एंटीथीसिस का क्या मतलब होता है, जब आप दो आइडियाज़ को साथ में रख देते हैं, लाइक अपोजिट आइडियाज़ हैं, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं, उनको एक साथ एक फ्रेज में यूज़ कर रहे हैं। वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि हम बोलते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, लाइक न्यू इज़ सिल्वर बट ओल्ड इज़ गोल्ड। तो ये क्या हुआ, न्यू इज़ सिल्वर, ये अपोजिट आइडियाज हो गए, न्यू इज सिल्वर बट ओल्ड इज गोल्ड। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि हम दो डिफरेंट मेटाफर यूज कर लेते हैं एक ही साथ। मैंने बोला न्यू इज सिल्वर, जो नया है वो सिल्वर है, ये भी एक मेटाफर हो गया, हम इसे मेटाफर में कंसिडर कर सकते हैं। मैंने बोला सेकेंड फ्रेज मैंने क्या बोला, बट ओल्ड इज गोल्ड, पुराना है वो गोल्ड है। तो ये क्या है, मैंने दो मेटाफर एक साथ ही यूज कर लिया। तो इसे बोला इन्होंने कि एंटीथीसिस की वजह से, ऐसे आइडियाज की वजह से भी जो लैंग्वेज है या फिर जो टेक्स्ट है उसमें एम्बिग्विटी आती है, हम उसे एकदम करेक्ट तरीके से नहीं समझ पाते हैं जो एग्जैक्टली बोला गया है। अब जो नेक्स्ट थर्ड जो एम्बिग्विटी है वो है एलिगरी की। अब एलिगरी क्या होता है, जब आप किसी और चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि प्लेटो की केव की एलिगरी है, राइट, आपको याद होगा कि केव के अकॉर्डिंग, केव के थ्रू उन्होंने वर्ल्ड को रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें क्या होता है, एलिगरी, अगर हम ये बोल रहे हैं न्यू क्रिटिसिज्म में कि हम बैकग्राउंड नहीं देखेंगे, हम कुछ भी नहीं देखेंगे, सिर्फ टेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन उस टेक्स्ट में अगर किसी चीज़ की एलिगरी दे रखी है तो आप उसे कैसे कंसिडर कर पाओगे, कैसे उसे इंटरप्रेट करोगे। तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। जॉर्ज ऑरवेल का जो वर्क है एनिमल फार्म्स, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इससे, एनिमल फार्म किसने लिखा है या फिर इसमें कौन सा एग्जाम्पल है। इसमें एक बहुत ही फेमस लाइन है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। ये एक पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है वैसे, पर ये लाइन बहुत बार आती है। एनीवे, तो जॉर्ज ऑरवेल में जो एनिमल फार्म है ये क्या है, ये एक एलिगरी है। अब अगर हम ये बोलें कि हमें बैकग्राउंड से मतलब नहीं है तो हम समझ ही नहीं पाएंगे इस वर्क को। क्यों? क्योंकि जो एनिमल फार्म है वो कहीं ना कहीं रशियन रिवॉल्यूशन जो था उसको रिप्रेजेंट करता है, उसको सिंबलाइज करता है। अब अगर हमें नहीं पता कि ये किसको सिंबलाइज करता है, क्योंकि हमने ये बोल दिया कि हम किसी भी चीज़ों को देखेंगे ही नहीं, हम किसी भी चीज़ से लिंकअप नहीं करेंगे, हिस्ट्री नहीं देखेंगे, अगर हमें ये बोल दिया हमने, तो फिर अब ये बताइए कि अगर आप अब उसे पढ़ना चाहोगे तो आप उसे किस तरीके से इंटरप्रेट करोगे। तो वो पर्सन टू पर्सन डिफर हो सकता है कि हम किस कैरेक्टर को किस चीज़ से एसोसिएट करेंगे, क्योंकि हमने हिस्ट्री तो हटा दी। उसके बाद बात आती है सिमेंटिक एम्बिग्विटी की। सिमेंटिक मतलब जहाँ पे मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं, कि किसी भी वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ बार्क है, ठीक है, तो हम डॉग्स बार्क भी बोलते हैं कि कुत्ते जो है वो भौंक रहे हैं, एक वो होती है। एक हमारी जो ट्री होती है उसका भी बार्क होता है। तो ये
एक ही वर्ड है लेकिन उसके आंसर अलग अलग हैं। तो जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो वो डिफरेंट हो जाता है कि किस वर्ड से आप क्या मतलब निकालते हो। तो फिर यहाँ पे एम्बिग्विटी निकल कर आती है कि कन्फ्यूजन है कि कौन सा असली मीनिंग है, कौन सा नहीं है, आप सही इंटरप्रेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और इसमें एक और एग्जांपल हो जाता है, जैसे हमारा बैंक होता है, बैंक हमारा फाइनेंशियल बैंक भी होता है, रिवर का जो एज होता है हम उसे भी बैंक बोलते हैं। तो ये भी एम्बिग्विटी है। एक होती है सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी, जिसमें जैसे कि जो लाइन है वो इस तरीके से बोली जाती है कि उसके हम मीनिंग्स निकाल सकते हैं। आई सॉ अ मैन विद द टेलीस्कोप। आई सॉ अ मैन विद द टेलीस्कोप। अब इसमें बहुत सारी एम्बिग्विटी हो सकती है, जैसे कि मैंने एक पर्सन को देखा जब मैं टेलीस्कोप यूज कर रही थी, मैं यूज कर रही थी टेलीस्कोप। आई सॉ अ मैन विद अ टेलीस्कोप। ठीक है। अब मैं ये भी इसका इंटरप्रेट कर सकती हूँ कि आई सॉ अ मैन विद द टेलीस्कोप, कि मैंने एक इंसान को देखा जो टेलीस्कोप के साथ था या फिर उसके पास टेलीस्कोप था। तो इस तरीके से एक ही वर्ड के दो अलग अलग, एक ही सेंटेंस के दो अलग अलग तरीके से मीनिंग्स निकल सकते हैं। अब इसको छोड़ने के बाद एक और एम्बिग्विटी निकल कर आती है, वो होती है पैराडॉक्स की, जब एक आइडिया अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। एग्जाम्पल, आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। ये क्या हुआ, मैंने जो लाइन बोली मैंने उसी लाइन को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि मुझे एक चीज़ पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। लेस इज मोर, जो कम है वो ज़्यादा है। ये भी हमने एक एम्बिग्विटी यहाँ पर डाली, पैराडॉक्स की एम्बिग्विटी है। उसके बाद एक और जो इसकी लास्ट एम्बिग्विटी आती है वो है, इसमें नाम नहीं दिया गया है। उसमें बोला गया है जब एक ऐसा वर्ड या फिर एक ऐसा सेंटेंस यूज़ किया जाता है जहाँ पर ऑथर ने कुछ इंटेंट नहीं किया है, बट द रीडर्स दे आर फोर्स्ड टू इन्वेंट अ मीनिंग, कि ऑथर के अकॉर्डिंग उसका कोई मतलब नहीं था शायद, लेकिन एज अ रीडर हमें कोई ना कोई मीनिंग इंटरप्रेट करना ही पड़ेगा क्योंकि हम उस चीज़ को रीड कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें डिफर करती हैं कि कौन उस लाइन का, उस सेंटेंस का, फ्रेज का किस तरीके से मीनिंग निकालता है। तो मेनली इसमें 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी थी। आपके मेटाफर आता है, फिर आपकी एंटीथीसिस आती है, उसको छोड़ के आपका एलिगरी आती है, सिमेंटिक एम्बिग्विटी आती है, सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी आती है, पैराडॉक्स, एंड लास्ट में आती है जब ऑथर ने कुछ इंटेंट नहीं किया बट वी हैव टू इन्वेंट अ मीनिंग आउट ऑफ द टेक्स्ट। तो वहाँ पे भी एक एम्बिग्विटी आ जाती है, पर्सन टू पर्सन ये चीज़ें डिफर कर सकती हैं। So with this, I think we should end this video and I will see you in the next video. And yeah, bye bye. Hey everyone, so in this class we will be looking at क्लींथ ब्रूक। क्लींथ ब्रूक से रिलेटेड भी आपने वीडियोस में सुना होगा कभी किसी ज़माने में, या फिर आपने अगर क्रिटिसिज्म एंड थ्योरीज की कभी क्लासेस ली हैं, बुक्स परचेज करी हैं, कभी पढ़ा है, तो आपने देखा होगा कि इनका नाम बहुत बार आता है। क्यों? क्योंकि क्लींथ ब्रूक जो है वो न्यू क्रिटिसिज्म से एसोसिएट करते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म क्या था, जहाँ पे हम बोलते थे कि वी हैव टू क्लोजली रीड द टेक्स्ट। ठीक है, हमें किसी और चीज़ से मतलब नहीं है, लाइक बायोग्राफी से या फिर ऑथर्स के इंटेंशन से या फिर किसी भी चीज़ से, XYZ हिस्टोरिकल चीज़ों से इनसे मतलब नहीं है। वी हैव टू लुक अपॉन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या लिखा गया है, हमें सिर्फ उन चीज़ों को एनालाइज करना है, किस तरीके से स्ट्रक्चर है, किस तरीके से एक वर्ड है उसका मीनिंग निकल कर आता है। इन सब चीज़ों को बोला गया कि ठीक है, हम न्यू क्रिटिसिज्म में इन चीज़ों को फोकस करेंगे। अब इसी टाइम पे बहुत सारे क्रिटिक्स आ रहे थे, तो क्लींथ ब्रूक भी उन्हीं में से एक है। तो इनके कुछ वर्क्स है जो फेमस है, और सबसे फेमस जो इनका वर्क है वो है वेल रोट अर्न। ये अभी जो 2023 में मार्च में जो पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था ये क्वेश्चन कि वेल रोट अर्न किसने लिखा है, किसका वर्क है। तो मेक श्योर कि आप इस चीज़ पे अंडरलाइन कर रहे हैं या फिर जो भी स्टार मार्क कर रहे हैं कि ये वर्क इनका फेमस वर्क है। और भी इनके फेमस वर्क्स हैं जो कि मैं स्क्रीन पे लगाती हूँ। इनका एक वर्क है अंडरस्टैंडिंग पोइट्री। थर्ड वर्क जो इनका फेमस वर्क है वो है मॉडर्न पोइट्री एंड द ट्रेडिशन, लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स, कीट्स आइलैंड एंड हिस्टोरियन, हिस्ट्री विदाउट फुटनेस। तो ये इनके कुछ मेन वर्क्स हैं जो कि आपको माइंड में रखने हैं। जस्ट एक गो थ्रू कर लीजिए कि ठीक है, कभी आएगा तो आपको याद रहे कि हाँ ये इनके पर्सन की वर्क है। ऑलराइट, तो अब इनका कंसेप्ट जो है वो है एक पैराडॉक्स का। द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स जो इनका वर्क था उसमें इन्होंने एक पैराडॉक्स का कंसेप्ट दिया है। अब ये कंसेप्ट क्या होता है, पैराडॉक्स क्या होता है, जब कोई चीज़ लाइक आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। अगर मैं एग्जाम्पल दूँ पैराडॉक्स का तो मैं बोलूँगी आई ऑलवेज लाई। ठीक है, ये मेरी एक सेंटेंस है, मेरा एक लाइन है, मैंने बोला कि मैं हमेशा झूठ बोलती हूँ। अगर मैं इस चीज़ को सच मान लूँ, अगर आप मेरी इस लाइन को, इस सेंटेंस को मेरे सच मान लोगे कि मैं हमेशा झूठ बोलती हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैं अभी बोल रही हूँ, ये जो मेरा सेंटेंस है ये भी शायद झूठ होगा, राइट? क्योंकि मैंने बोला मैं हमेशा झूठ बोलती हूँ, और क्या पता फिर मेरा ये सेंटेंस भी झूठा हो। तो यहाँ पे क्या हो, ये पैराडॉक्स है जहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे हो। जैसे कि अगर मैं बोलूँ ये क्या है,
एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ पोइट्री है, जो क्या करती है, कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट देती है ताकि मीनिंग्स निकल कर आए, या फिर मीनिंग्स में एम्बिग्युइटी आ जाती है, हम बोल सकते हैं पर्सन टू पर्सन चीज़ें डिफर करने लग जाती हैं। ऐसी ये अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट करती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पैराडॉक्स अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट करता है। अब इसमें मेनली इन्होंने दो पर्सन्स के एग्जांपल दिए हैं, लाइक दो ऑथर्स के, पोइट के एग्जांपल दिए हैं जिन्होंने पैराडॉक्स को यूज़ किया है। एक इन्होंने बोला, वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री में पैराडॉक्स यूज़ किए हैं। सेकंड इन्होंने बोला कि जो हमारे जॉन डन है, उनकी जो पोइट्री है कैनोनाइजेशन, उन्होंने उसमें पैराडॉक्स को यूज़ किया है। चलिए, ये बात तो हो गई कि पैराडॉक्स की बात होती है या फिर पैराडॉक्स से रिलेटेड अगर कुछ आता है तो आपको पता रहेगा कि क्लिंथ ब्रूक ने वर्क लिखा है, उसमें इन्होंने वर्ड्सवर्थ एंड जॉर्डन के बारे में बोला है कि इन दो पर्सन ने, इन दो ऑथर ने पैराडॉक्स का यूज़ किया है। अब इनका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, वो है हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी सा कंसेप्ट है जो कि समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक, क्योंकि हेरेसी क्या होती है, जब आपको लगता है कि आप चीज़ें कर लोगे, सिर्फ आपकी एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ऑफ पैराफ्रेज। पैराफ्रेज क्या होता है, व्हेन यू आर समराइजिंग समथिंग, आपके पास एक पोइट्री है या फिर कोई भी चीज़ें होती हैं और आप उसको समरी लिखते हो सिंपली। हम कॉलेज में क्या करते थे, जब हम असाइनमेंट लास्ट डेट पे सबमिट करना था, हम क्या करते थे, यहाँ वहाँ से गए, ये सब कुछ पढ़ा, उसके बाद पैराफ्रेज कर दिया, अपना दिमाग नहीं लगाते थे उस टाइम पे। अगर हमें पता है कि हमें कल ही सबमिट करना, हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, तो हम यही कर लेते थे और उसके बाद हमें इतने कम मार्क्स मिल जाते थे क्योंकि टीचर बोलती थी तुमने जस्ट समराइज किया है, पैराफ्रेज किया है। और वो बात सही भी है क्योंकि हम सिर्फ पैराफ्रेज करते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ के उसे समराइज करते हैं, पैराफ्रेज करते हैं, अपने वर्ड्स में लिखते हैं, तो वो होती है एक गलती, एक हेरेसी होती है। क्लिंथ ब्रूक के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि जो पोइट्री है, उसकी पोइट्री की जो रियल ब्यूटी है वो कहाँ पे है, उसके स्ट्रक्चर में है, राइट। कि पोइट्री में किस तरीके से लास्ट में रिदम चल रही है, राइम चल रही है, या फिर किस तरीके से पोइट्री में जो सेंटेंसेस है वो बिल्डअप करे गए हैं, उसकी जो ब्यूटी है वो उन चीज़ों में डिपेंड होती है, उन चीज़ों पे टिकी होती है। किसी चीज़ की ब्यूटी उसकी फॉर्म में है, उसके स्ट्रक्चर में है। तो अगर आप उस चीज़ को कॉपी करते हैं, आप समरी लिख रहे हैं उस चीज़ की, तो समरी में क्या हुआ, आपने उसकी रियल ब्यूटी को खो दिया है। अगर हम कभी बोले कि मैंने एक पोइट्री पढ़ी, अब मैं उसे समराइज कर रही हूँ, और अब मेरी समरी को आप पढ़ रहे हो, पैराफ्रेज को पढ़ रहे हो आप, तो आपको वो एसेंस, वो फीलिंग, वो इमोशनल कनेक्शन नहीं आएगा अगर आप सिंपली जाके उस पोइट्री को फर्स्ट हैंड रीड करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हमारी गलती होती है कि हमें लगता है हम पैराफ्रेज कर देंगे और चीज़ें बहुत स्मूथली चली जाएंगी। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो कंटेंट है और जो फॉर्म है वो दोनों इनसेपरेबल है। जो चीज़ें लिखी गई हैं और जिस तरीके से लिखी गई हैं, आप उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट करते तो मीनिंग खत्म हो जाएगा। मैंने बोला जो लोग समराइज करते हैं वो क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ कंटेंट को समराइज कर रहे हो, फॉर्म को समराइज तो आप कर ही नहीं सकते हो, सिर्फ कंटेंट कि हाँ हाँ ऐसा बोला गया है, वैसा बोला गया है, लेकिन आप पोइट्री का एसेंस तो खोज रहे हो, तो इसके बाद आपको पोइट्री का कोई भी मज़ा नहीं आएगा, कोई भी फीलिंग आपको नहीं आने वाली है। और ये जो कॉन्सेप्ट था ये इन्होंने अपने फेमस वर्क में दिया था, बेल रोड अर्न में। तो यहीं तक इस वीडियो में मेन चीज़ें थी जो आपको माइंड में रखनी है। एक इन्होंने जो बात करी है पैराडॉक्स की, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स में पैराडॉक्स की बात करी है, जिसमें इन्होंने वर्ड्सवर्थ और जॉन डन की बात करी है कि इन दो पर्सन ने यूज़ किया है। उसको छोड़ के इन्होंने बात करी है बेल रोड अर्न में अपने वर्क में हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज मतलब जब आपको लगता है इंटेंडेड आपका एरर है, आप जानबूझ कर रहे हो, एक ऐसा हेरेसी है किस चीज़ में, पैराफ्रेजिंग करने में, समराइजिंग करने में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। या डोंट फॉरगेट टू रिवाइज ऑल द कंसेप्ट। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे लास्ट की क्लासेस को तो धीरे धीरे क्या होगा, चीज़ें स्किप होने लग जाएंगी। अभी तो बहुत बड़ी जर्नी है, हमें बहुत सारा कवर करना है। सो मेक श्योर कि आप वीकेंड पे कभी ना कभी ऐसे 4 दिन में, 5 दिन में अपनी चीज़ों को रिवाइज करते चल रहे हैं। सो या Hey everyone, so in this class we will be looking at Wimsatt and Beardsley का एक वर्क है जिसका नाम है वर्बल आइकन। दोनों के कोलैबोरेशन में लिखा गया था, मतलब कि Beardsley ने और Wimsatt ने दोनों ने कोलैब करके ये वर्क लिखा था। इस वर्क में मेनली इनके दो फेमस कंसेप्ट हैं जो कि है एक इंटेंशन फैलेसी, एक है अफेक्टिव फैलेसी। इस वीडियो में हम इन दोनों ही कंसेप्ट को देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं वर्क की कि जो वर्क है उसका नाम क्या है। वर्क का नाम है वर्बल आइकन। अगर हम पूरे टाइटल की बात करें, पूरा टाइटल क्या है, वर्बल आइकन स्टडीज इन द मीनिंग ऑफ पोइट्री। ये आपको पता होना चाहिए इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये बुक है, इस बुक में इन्होंने मेनली दो कंसेप्ट दिए हैं। एक कंसेप्ट है आपका इंटेंशनल फैलेसी, अफेक्टिव फैलेसी। इंटेंशनल फैलेसी की अगर मैं बात करूँ तो इंटेंशन मतलब क्या होता है
कि आप ऑथर के इंटेंशन को सोचकर किसी वर्क को जज कर रहे हैं, और फैलेसी मतलब दैट यू आर डूइंग समथिंग इनजस्टिस, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो इसका मतलब, टाइटल का मतलब क्या हो गया कि आप ऑथर के इंटेंशन को अगर सोच के एक वर्क को जज कर रहे हो तो ये एक फैलेसी है, ये एक गलती है, एक एरर है, राइट। अब हम इसमें ये बात क्यों कर रहे हैं कि ऑथर का इंटेंशन जो है वो एक फैलेसी है, क्योंकि ये एक न्यू क्रिटिसिज्म के क्रिटिक थे। न्यू क्रिटिसिज्म के अंडर ये वर्क आता है, इसीलिए न्यू क्रिटिसिज्म में क्या बात होती है, वी हैव टू फोकस ऑन द टेक्स्ट। जो कि टेक्स्ट में लिखी गई चीज़ें हैं सिर्फ उनको देखना है, जो भी लिखा हुआ है सिर्फ वो देखना है, ऑथर का बैकग्राउंड, इंटेंशन, इन सब से मतलब नहीं है, ठीक है। ये बात हमने हर क्लास में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी थी कि न्यू क्रिटिसिज्म मेनली था क्या, कौन सा मूवमेंट था, क्या क्या चीज़ें इसमें बोली गई थी। अब न्यू क्रिटिसिज्म में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि ऑथर का इंटेंशन नहीं देखना है, तो यही यहाँ पे बोला गया है कि जो इंटेंशनल फैलेसी है, जहाँ पर आप ऑथर के इंटेंशन को सोच कर एक वर्क को इंटरप्रेट कर रहे हो, तो वो एक फैलेसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप कभी भी नहीं समझ सकते कि एक ऑथर ने क्या सोच के उस चीज़ को लिखा होगा। अगर मैं बोलूँ कि हम शेक्सपियर के किसी वर्क को जज कर रहे हैं, या फिर हम वर्ड्सवर्थ के किसी वर्क को जज कर रहे हैं, फिर XYZ किसी भी पर्सन के वर्क को हम जज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और हम ये सोच रहे हैं कि ऑथर ने ये सोच के इस लाइन को लिखा होगा, तो ये चीज़ क्या है, ये एक फैलेसी है, एक एरर है जो हम कमिट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कभी नहीं पता चलेगा कि ऑथर ने क्या इंटेंड किया था। अगर मैं एक लाइन लिख रही हूँ और मैंने उस लाइन में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी, और 5 साल बाद, 10 साल बाद कोई उसे सोचे, कोई पढ़ना चाहे, या फिर अगर आप अभी उसे पढ़ना चाहते हो, एनालाइज कर रहे हो, तो आप मेरे माइंड में नहीं आ सकते कि मैंने क्या सोच के उस चीज़ को लिखा होगा। कभी कभी होता है हम ऐसे वर्ड्स भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे मैं भी सैड हूँ और मैंने कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर लिया जो बहुत ज़्यादा बॉम्बास्टिक है, तो क्या है, ये मेरे इंटेंशन आप तक नहीं पहुंच रहे हैं, आप अपनी मर्जी से सोच के कर रहे हो कि हाँ ऑथर ने ऐसा सोचा होगा। हम एनालाइज करते हैं, सोचते हैं ऑथर ने ऐसा इंटेंट किया होगा, ऐसा उसने सोचा होगा, इसलिए उसने ये लिखा। लेकिन ये क्या है, ये एक फैलेसी है, क्योंकि ऑथर का इंटेंशन कोई नहीं जान सकता है। एक बहुत ही फेमस ऑथर थे, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, उनके एक आधे अधूरे वर्क है, उसको बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया गया, और बाद में उस ऑथर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैंने जो इंटेंट किया था, ये जो जो मीनिंग निकल रही है उससे बहुत ही डिफरेंट है। उसमें उन्होंने मेनली बता रखा है कि एक फीमेल है, वो वर्क पे जाती है, अपने घर को स्टेबल रख रही है, वर्क करने जाती है, वर्किंग है, और उसके अलग अलग अप्रोच निकल कर आई। लोगों ने बोला कि ये फेमिनिस्ट की बात कर रहे हैं, फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं। तो वही है कि ऑथर ने वो सोच के नहीं लिखा था, लेकिन आपने ऑथर के इंटेंशन को सोच के ना जाने उसकी कौन सी मीनिंग निकाल दी, जो कि उसे खुद ही नहीं पता कि अच्छा मैं ये सोच के लिखा था क्या, उसे खुद नहीं पता। ये सारी चीज़ें, वो कुछ और सोच रहे हैं, आप कुछ और सोच रहे हो, तो ये क्या होती है, ये होती है इंटेंशनल फैलेसी। नेक्स्ट है अफेक्टिव फैलेसी। अफेक्टिव मतलब कि जो टेक्स्ट बुक है उसका जो मीनिंग है, ना तो वो ऑथर के इंटेंशन पे डिपेंड करता है, ना ही रीडर के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। अगर मेरे ऊपर उसका अफेक्ट कैसा हो रहा है, अफेक्ट मतलब कि मेरे अंदर कौन सी इमोशनल फीलिंग आ रही है जब मैं उस टेक्स्ट बुक को पढ़ रही हूँ। मैंने अगर फ्रैंकेनस्टीन पढ़ी, मैरी शैली का बहुत ही फेमस वर्क है, बहुत 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 प्यारा वर्क है, आप पढ़ सकते हो उसे। तो अगर मैंने उसे पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद मेरे अंदर कैसा इमोशनल फीलिंग मेरे अंदर कैसी आ रही है, मैं उसको ध्यान में रख के अगर वर्क जज करी हूँ, तो ये भी एक फैलेसी हो जाती है। ये फैलेसी क्यों हो जाती है, हम इसे फैलेसी में कंसिडर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एज अ रीडर हो सकता है कि जैसे मैंने बोला कि मुझे मैरी शैली का ये वर्क बहुत पसंद है। मेनली क्यों? क्योंकि मेनली इसमें बता रखा है कि कैसे जो विक्टर फ्रैंकेनस्टीन है, उन्होंने एक मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया। वो मॉर्ग में जाते थे, बॉडी पार्ट्स लाते थे, लेकर आए, उन्होंने एक मॉन्स्टर बना दिया अपने आप। तो मुझे ये पसंद ही बहुत पसंद है, लेकिन हो सकता है कि एज अ रीडर आपको इस तरीके के वर्क्स ना पसंद हो, ठीक है। आपको मे बी आपको थ्रिलर पसंद हो, आपको रोमांस पसंद हो, या फिर ऐसा कोई और डिफरेंट जॉनरा पसंद हो। और जब आप उस वर्क को पढ़ोगे, जब आप एज अ रीडर फ्रैंकेनस्टीन को पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कि उसकी इमोशनल जो अफेक्ट है, इमोशनल जो फीलिंग्स हैं, वो थोड़ी सी चीज़ें अलग हों। तो ये क्या है, उसका आपके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ और उसका मेरे ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, वो दोनों पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। और हम ये चीज़ को ध्यान में रख के किसी भी वर्क को जज नहीं कर सकते हैं कि जो वर्क है ये कैसा है, अच्छा है या बुरा है, हम उसे पॉजिटिव वे में क्रिटिसाइज़ करें, नेगेटिव वे में क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो मेनली इसमें दो ही कंसेप्ट थे, आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। इंटेंशनल, जब आप ऑथर के इंटेंशन को सोच के एक वर्क को जज करते हो, दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि ऑथर का इंटेंशन हमें कभी नहीं पता चल पाता, क्योंकि ऑथर इज़ डेड, राइट।
उसके बाद सेकंड कंसेप्ट है अफेक्टिव फैलेसी, कि कोई वर्क किस तरीके से आपके ऊपर इमोशनल इफेक्ट करता है, आपको इमोशनली इवोक करता है, फीलिंग्स इवोक करता है। ये चीज़ें पर्सन टू पर्सन डिफर करती हैं। हो सकता है मुझे आज ये वर्क पसंद है, मुझे 10 साल बाद ये वर्क ना पसंद रहे, तो क्या अब मैं पर्सन तो एक ही है, रीडर तो एक ही है, वर्क भी एक है, लेकिन क्या हुआ वो उसका इमोशनल इफेक्ट टाइम टू टाइम भी डिफर कर सकता है, पर्सन टू पर्सन, रीडर टू रीडर भी डिफर करेगा। तो आप इसके बेसिस पे किसी भी वर्क को जज नहीं कर सकते हो। तो ये मेन कुछ फैलेसीज बताई थी विमसेट ने और ब्रीड्सले ने। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी 2-4 क्लासेस और बनेंगे न्यू क्रिटिसिज्म की, उसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मलिज्म की। फॉर्मलिज्म भी कहीं ना कहीं न्यू क्रिटिसिज्म की तरह सेम टू सेम था, सेम अप्रोच उन्होंने भी बोली, बस डिफरेंस ये था, ये जो न्यू क्रिटिसिज्म था ये अमेरिका साइड में हो रहा था, और जो फॉर्मलिज्म था वो रशियन फॉर्मलिज्म के नाम से जाना जाता है। बस ज्योग्राफी का डिफरेंस है, बाकी कंसेप्ट लगभग आपके सेम ही है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Hey everyone, so in this class we will be looking at F.R. Lewis. He was a person who is associated with new criticism, because we are on the page where we are discussing new critiques. So new criticism में we have discussed few critiques as well before this video. So in this class we will be looking at him at particular. Right, so F.R. Lewis जब आप सुनते हो देन मे बी आपके माइंड में एक चीज़ आती होगी जो कि इनका फेमस वर्क है द ग्रेट ट्रेडिशन। ग्रेट ट्रेडिशन भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, प्लस हम इसमें देखेंगे कि इन्होंने किन किन ऑथर्स को, राइटर्स को अपनी इस ग्रेट ट्रेडिशन में इंक्लूड किया था, राइट। Although he was associated with American new critiques, but he was kind of different. Why he was different? Because एक तरफ जो न्यू क्रिटिक्स थे they were in the फॉर्मेट की जितनी भी चीज़ें हैं, वी कैन रीड अ टेक्स्ट, अ नॉवल, एनीथिंग दे कैन रीड विदाउट एनी बायोग्राफिकल हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। बट एफ.आर. लिविस वाज द समवन हु सेड दैट वी कैन नॉट सेपरेट द टेक्स्ट, कि हम टेक्स्ट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट रीड द टेक्स्ट without its biography, without its cultural influences and एक्सेट्रा, लाइक ट्रेडिशन भी इसमें इन्होंने इंक्लूड किया था, कि कोई भी वर्क है वो बिना किसी भी बैकग्राउंड के हम नहीं पढ़ सकते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऑल्दो न्यू क्रिटिसिज्म में ये आते हैं, और न्यू क्रिटिसिज्म बोलता था कि नहीं, हमें चीज़ें नहीं देखनी है, सिर्फ टेक्स्ट देखना है। एफ.आर. लिविस उसके अपोज में थे, कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि कोई भी टेक्स्ट है वो सिंपली ऐसे हवा में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसका कोई ना कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए, उसका कल्चर इन्फ्लुएंस करता है, उसका ट्रेडिशन भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, प्लस सेकेंड चीज़ जो आपको माइंड में रखनी है वो ये है कि इन्होंने एक बहुत ही फेमस जर्नल जो होता है वो फाउंड किया था, जिसका नाम था स्क्रूटनी। स्क्रूटनी अभी जो 2023 में पेपर हुआ था मार्च में, इसमें भी पूछा गया था कि स्क्रूटनी जो है वो किससे एसोसिएट करता है, तो एफ.आर. लिविस से एसोसिएट करता है। इन्होंने अपनी वाइफ के साथ इसको फाउंड किया था, स्टार्टअप किया था इन्होंने अपनी जर्नल का। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैंने बोला कि इन्होंने बोला कि कोई भी टेक्स्ट ऐसे हवा में नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, उसका कोई ना कोई ट्रेडिशन होता है जिसे वो लिंकअप करता है, कोई कल्चर होता है। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं माइंड में आ रहा होगा टी.एस. एलियट का वर्क ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। तो हाँ, ये उन्हीं से थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे, जो उनका वर्क था उसी से इन्फ्लुएंस हुए थे। अब इसके बाद हम बात करते हैं इनके वर्क्स की। तो इन्होंने 2 वर्क लिखे हैं जो कि फेमस है, एक है इनका द ग्रेट ट्रेडिशन, और सेकेंड वर्क जो है वो इनका है ऑफ द वेस्टलैंड। अब वेस्टलैंड ये नहीं है कि पोइट्री वाली बात कर रहे हैं, क्योंकि एलियट से इन्फ्लुएंस हुए थे, तो इन्होंने एलियट की वेस्टलैंड को किस तरीके से अप्रोच किया जाए इसके ऊपर अपने एक वर्क लिखा, हाउ यू शुड अप्रोच द टेक्स्ट, हाउ यू शुड रीड द पोइट्री। जो एलियट की जो पोएम है वेस्टलैंड, उसको आप कैसे पढ़ सकते हैं, तो उसके रेफरेंस में लिखा था। ग्रेट ट्रेडिशन में मेनली इन्होंने क्या बात करी है कि जो हमारा इंग्लिश ट्रेडिशन था, हमारा नहीं मतलब जो उनका इंग्लिश ट्रेडिशन चला आ रहा था राइटिंग में, उसमें किस तरीके से कुछ ग्रेट ऑथर्स हुए थे जिन्होंने उस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया है। तो इसमें इन्होंने बात करी जेन ऑस्टन की, जॉर्ज एलियट की, जोसेफ कॉनरेड की, और इन्होंने बात करी है हेनरी जेम्स की, डी.एच. लॉरेंस के। डी.एच. लॉरेंस को इन्होंने बाद में इंक्लूड किया था, पहले सिर्फ इसमें 4 ही थे। अब इन्होंने बोला कि जो भी आने वाले जितने भी ऑथर्स थे या फिर इनके बाद जितने भी पर्सन थे, जितने भी पोइट थे, आर्टिस्ट थे, जो भी पर्सन लिख रहे थे लिटरेचर, अगर उन लोगों ने इन 4-5 लोगों को फॉलो किया है तो फिर हम उन्हें कंसिडर कर सकते हैं कि वो ग्रेट ट्रेडिशन में आएंगे। अदरवाइज अगर कोई फॉलो नहीं करता है इनको, तो हम उन्हें कहेंगे कि एक अच्छे ऑथर नहीं है, राइटर नहीं है, अकॉर्डिंग टू लेविस।
तो इसमें इन्होंने बहुत सारे ऐसे नाम दिए हैं, जैसे कि इन्होंने बहुत ज़्यादा एडमायर किया है जेन ऑस्टन को, कि जेन ऑस्टन की वर्क बहुत ही फेबुलस होते हैं, वो ग्रेट ट्रेडिशन को उन्होंने ही स्टार्ट किया है। तो जितने भी ऐसे ऑथर आए जिन्होंने जेन ऑस्टन को प्रेज़ किया अपने वर्क में, उन सभी को ये बोलते हैं कि हाँ, हम इन लोगों को अपनी इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं ऑस्टन के या फिर जॉर्ज एलियट के, लॉरेंस के या फिर जोसेफ कॉनरेड के, हेनरी जेम्स के, इन सभी के वर्क्स को कहीं ना कहीं फॉलो अप करते हैं, इनके आइडियाज़ को, इनके जॉनरा को फॉलो अप करते हैं, तो हम इन्हें इंक्लूड कर सकते हैं। यही इन्होंने, कुछ ऐसे भी ऑथर थे जिसको इन्होंने बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया कि हम इन्हें अपने ग्रेट ट्रेडिशन में ऐड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि शार्लोट ब्रॉन्टे। शार्लोट ब्रॉन्टे को इन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया कि नहीं, हम इनको इस ट्रेडिशन में ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज शार्लोट ब्रॉन्टे ने जेन ऑस्टन को प्रेज नहीं किया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम बोल सकते हो बायसनेस है, बायसनेस नहीं भी है तो कहीं ना कहीं उनकी एक मेंटालिटी थी कि जितने भी लोग उन्हें फॉलो अप कर रहे हैं, उनकी राइटिंग स्टाइल को फॉलो अप कर रहे हैं, तो हाँ, उन्हें ग्रेट ट्रेडिशन में हम इंक्लूड कर लेंगे। अगर शार्लोट ब्रॉन्टे ने उन्हें प्रेज नहीं किया, उनके वर्क्स को एडमायर नहीं किया, उन चीज़ों को फॉलो अप नहीं किया, तो इन्होंने बोला कि सिंपली ये जो आने वाले ऑथर हैं जो इन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें इस ग्रेट ट्रेडिशन में ऐड नहीं करेंगे। सो मेनली इसमें इनसे रिलेटेड 2 ही 3 क्वेश्चंस होते हैं। प्लस इसमें एक और चीज़ ये है कि उन्होंने ये बोला कि हम किसी भी पर्सन को किस तरीके से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, कि वो इन जो हमारे ग्रेट ट्रेडिशन के राइटर हैं 4-5, उनके हिसाब से हम जज करेंगे कि वर्क अच्छा है या नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो टच स्टोन मेथड था मैथ्यू आर्नल्ड का, वो भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो इन्फ्लुएंस हुआ है, मतलब उससे इनका आइडिया इन्फ्लुएंस हुआ, क्योंकि टच स्टोन मेथड भी यही बोलता है दैट if you want to analyze something, you want to analyze any particular text, you have to at least compare this text with some other text, like जिसको हमने टच स्टोन माना हुआ है, आपको उनके पैसेजेस से, स्टैंजा से इस वर्क को कंपैरिजन में करना पड़ेगा, उसी के बाद आप जज कर सकते हो। एंड द सेम थिंग ही इज टॉकिंग अबाउट हियर, कि हमें अगर कोई पर्सन पता करना है कि वो अच्छा है या नहीं है, तो हमें अपने इन ग्रेट ट्रेडिशन ऑथर्स के साथ उनको कंपेयर करना पड़ेगा। सो आई थिंक विद दिस आई शुड एंड दिस वीडियो बहुत छोटी थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि काम की नहीं है, क्योंकि जिस ऑथर से रिलेटेड जितनी चीज़ें इंफॉर्मेशन में होती हैं उतना वीडियो बनाना बेहतर होता है। ऐसा नहीं है कि बस आप बोले जा रहे हो, चीज़ों का कंटेंट नहीं है, बस रिपीटिशन हो रहा है, राइट? सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। Bye bye everyone. So in this class we will be looking at R.P. Blackmore. Blackmore भी न्यू क्रिटिसिज्म से बिलोंग करते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म के एक क्रिटिक है, न्यू क्रिटिक है। इन्होंने मेनली अपने वर्क क्यों लिखे हैं? इन्होंने मेनली अपने वर्क लिखे हैं कि एक क्रिटिक का वर्क क्या है, लाइक वट इज़ अ पर्पस ऑफ बीइंग अ क्रिटिक, कि आप क्रिटिक हैं तो आपका कोई पर्पस भी होगा, प्लस हाउ यू कैन जज अ बुक, हाउ यू कैन एनालाइज अ बुक इन अ परफेक्ट मैनर। तो उससे रिलेटेड इन्होंने अपना वर्क भी लिखा है, जिस वर्क का नाम है क्रिटिक्स जॉब ऑफ वर्क, राइट? क्रिटिक्स जॉब ऑफ वर्क। तो ये इनका फेमस वर्क है, जिसमें इन्होंने मेनली बात करी है कि क्रिटिक को किस तरीके से होना चाहिए, एक अच्छा क्रिटिक कौन है। इस वर्क में मेनली इन्होंने 2 तरीके की बातें करी हैं, 2 तरीके के क्रिटिक्स होते हैं इनके अकॉर्डिंग। एक क्रिटिक होता है जो अभी अभी इस इंडस्ट्री में आया है, लाइक जो अभी अभी क्रिटिक बना है, जिसने अभी अभी अपना इस वर्क को स्टार्ट किया है। और सेकंड क्रिटिक होता है वो जो प्रोफेशनल है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास शाहरुख खान है, सलमान खान है, व्हाट आर दे आर काइंड ऑफ प्रोफेशनल इन दिस बॉलीवुड इंडस्ट्री, ठीक है? तो वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में हम बोलते हैं बहुत सालों से हैं, तो हम बोलते हैं कोई भी अगर नई मूवी बनने वाली डायरेक्टर्स होते हैं, एंड दे इफ़ दे रियली वांट कि इनकी जो मूवी है वो हिट जाए, तो वो क्या करते हैं, ऐसे कोई एक्टर्स को ले लेते हैं जो कि पुराने हैं, प्रोफेशनल हैं, लोगों ने पसंद करते चले आ रहे हैं, पुराने मेनली। एक नया एक्टर वो अफोर्ड नहीं करते इस टाइम पे कि क्या पता वो हिट होगी या नहीं होगी। वही बात इन्होंने यहाँ पे करी है कि 2 तरीके के क्रिटिक होते हैं। एक होता है जो नया नया आया, न्यू कमर है, अभी न्यू क्रिटिक है, जो कि अभी एक्सपर्ट नहीं है। सेकंड होता है वो जो प्रोफेशनल है इन दिस फील्ड, जहाँ पे उसे काफ़ी टाइम हो चुका है, ही हैज़ बीन इन दिस इंडस्ट्री, लाइक क्रिटिसिज्म की इंडस्ट्री में फॉर लाइक 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, तो वो डिपेंड करता है। तो जितने भी पुराने ऑथर, पुराने क्रिटिक है, वो प्रोफेशनल है। According to Blackmore, जितने भी new critics हैं, they are much better than professional critique. And why he said this kind of statement? Because इनकी according क्या था कि जो new critic होते हैं वो अभी अभी अपनी इस वर्क में आए हैं, लाइक अपनी इस फील्ड में अभी अभी जस्ट आए हैं, देन उनका कोई माइंड सेट अभी नहीं है,
वो उस तरीके से किसी भी वर्क को जज करते हैं जैसा वो करना चाहते हैं। वो बिल्कुल फ्री है, उनके पास कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है। उन्हें जो जो चीज़ें मिलती हैं टेक्स्ट में, दे आर सॉर्टेड। वो जो भी चीज़ें आएंगी दे विल एनालाइज इट बिना किसी बायसनेस के। उसी के अपोजिट में जो हमारे प्रोफेशनल क्रिटिक होते हैं वो क्या करते हैं, maybe they work for some agencies, maybe they work for some institution, किसी पर्सन के लिए वर्क करते हैं। क्योंकि तो उससे क्या होता है कि वो एक माइंडसेट के साथ किसी भी वर्क को अप्रोच करते हैं। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए वर्क करते हैं, उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करते हैं, आप उससे लिंकअप है, तो आप उससे उस ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड किसी भी वर्क को नेगेटिव वे में क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। तो ये क्या हुआ कि जितने भी प्रोफेशनल हैं उनका इस एरिया में, इस क्रिटिसिज्म की दुनिया में इतना ज़्यादा वर्क हो चुका है कि लोगों से वो कनेक्ट हो चुके हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, एक माइंडसेट के साथ ही अपने वर्क को अप्रोच करते हैं जब वो क्रिटिसाइज करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, ब्लैकमोर ने क्या बोला कि ये जो प्रोफेशनल है ये एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ आते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक वर्क को जज करना है विच इज़ रिटन बाय यू, एंड मेरा माइंडसेट काफ़ी प्रीटी क्लियर है कि मुझे आपके वर्क को पॉजिटिव वे में ही क्रिटिसाइज करना है। क्रिटिसाइज इन द सेंस मैं उसे एनालाइज करूँगी। वहीं मैं बोलूँ कि कोई XYZ पर्सन है और उस पर्सन के वर्क को मुझे हमेशा ही नेगेटिव वे में क्रिटिसाइज करना है, नो मैटर व्हाट ही हैज़ रिटन इन हिज टेक्स्ट। तो फिर क्या होगा कि उसकी कोई भी बुक पब्लिश होगी, मैं उसे नेगेटिव वे में ही स्टार्ट करूँगी। मुझे पता है कि मुझे कुछ नेगेटिव दिखाना है, तो मैं जिस तरीके से अप्रोच करूँगी पेज बाय पेज, मैं कुछ ना कुछ नेगेटिव मार्क करती ही चलूँगी। मैंने एक प्लान बना लिया है ऑलरेडी कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें दिखानी है। और वहीं पे जो न्यू क्रिटिक्स हैं वो कुछ भी प्लान नहीं करते, उनके अकॉर्डिंग कुछ भी प्लान नहीं करते हैं। वो उनकी जो इंसाइट है वो बिल्कुल ही फ्री है, उन्होंने अपनी इंसाइट को ब्लाइंड नहीं किया है। उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो भी चीज़ें आती रहेंगी हम उन्हें एनालाइज करते रहेंगे। वी डोंट हैव टू मेक अ प्लान, क्योंकि हमने बुक अभी तक पढ़ी नहीं है। तो जब हमने बुक पढ़ी नहीं है तो हम प्लान कैसे बना सकते हैं कि किस तरीके से हमें उस टेक्स्ट को अप्रोच करना है। जो चीज़ें आएंगी वी विल एनालाइज इट, उस तरीके से हम उसे देखेंगे पॉजिटिव जा रही हैं चीज़ें या नेगेटिव जा रही हैं। तो इसमें इन्होंने मेनली यही दो चीज़ों की बात करी है कि न्यू क्रिटिक्स और प्रोफेशनल के बीच में कौन बेहतर है। इन्होंने बोला न्यू क्रिटिक्स बेहतर है, जो एक्सपर्ट नहीं है वो बेहतर है। प्लस इन्होंने इसमें एक बहुत ही मज़ेदार एग्जाम्पल भी दिया है क्रिटिसिज्म का, और जिस तरीके से आप चलते हो, वॉक करते हो उसका। उसमें इन्होंने बोला, अगर मैं ऐसे बोलूँ आपको कि आपको बता दूँ पहले से ही कि मैं आपकी जो वॉक है उसके किस तरीके से आप चलते हो उसको एनालाइज करने वाली हूँ, तो अब आप चलिए। तो अब ऐसा बोलने के बाद जिस तरीके से आप वॉक करोगे, वो वॉक क्या है, वो कॉन्शियस वॉक है। आप अपने फुट स्टेप को देख कर रख रहे हो, आप उसके लिए कॉन्शियस हो कि मुझे अच्छे से चलना है बिकॉज कोई मुझे देख रहा है। तो इन्होंने बोला कि इस तरीके से जब कोई वॉक को जज कर रहा है, देख रहा है, तो ये क्या है, वो आप अपना ओरिजिनल स्टाइल नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप अपने ओरिजिनल स्टाइल से नहीं चल रहे हो। क्यों? क्योंकि आप कॉन्शियस होकर अपने फुट स्टेप रख रहे हो, ये सोच के कि कोई ना कोई आपको जज कर रहा है या देख रहा है, एनालाइज कर रहा है। तो इन्होंने बोला कि क्रिटिसिज्म भी ऐसा है कि अगर आप किसी चीज़ को पहले से ही सोच के करोगे तो वो एक क्रिटिसिज्म नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कॉन्शियस होकर वो चीज़ कर रहे हो, आपने एक माइंडसेट बना लिया है, उसके बाद आपने बुक में स्टार्ट किया देखना कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो वो भी कॉन्शियस नहीं है। और वॉकिंग अगर आप बता के किसी को जज कर रहे हो, किसी की चाल को देख रहे हो, तो वो भी एक कॉन्शियसली है, तो वो एक परफेक्ट चीज़ नहीं है। सो आई थिंक विद दिस आई शुड एंड दिस वीडियो। आई होप इट्स प्रीटी क्लियर टू यू all, and I will see you in the next video. Bye bye. Hey everyone, so welcome back to channel, and in this video we will be looking at a very famous person जिसका नाम है एलन टेट। एलन टेट का नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज इन्होंने कॉनोटेटिव, डेनोटेटिव जो हमारी मीनिंग्स होती हैं, डेनोटेटिव, कॉनोटेटिव, उसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं। सो इनका फेमस वर्क है अ मैन ऑफ लेटर्स इन मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, एक कंसेप्ट दिया है, मेनली एक नहीं 2-3 कंसेप्ट दिए हैं। एक कंसेप्ट इनका है डिनोटेटिव मीनिंग का और कॉनोटेटिव मीनिंग का। डिनोटेटिव मीनिंग कौन सी होती है? एक ऐसी मीनिंग जो डिक्शनरी मीनिंग आपको देती है। अगर मैं बोलूँ एक सेंटेंस और उस सेंटेंस का आपको सिंपल सा मीनिंग समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वो होता है उसका डेनोटेटिव मीनिंग कि वर्ड टू वर्ड उसका क्या मीनिंग होगा। अगर वो मैं पढ़ूँ तो मेरे लिए भी सेम मीनिंग है, आप पढ़ोगे आपके लिए भी सेम है, कोई और पर्सन पढ़ रहा है उस पर्सन के लिए भी उस लाइन का मतलब सेम है। वहीं पर जो कॉनोटेटिव मीनिंग होती है उसकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकती है। कॉनोटेटिव मतलब आपने कुछ यूज़ किया है लेकिन यू मेंट समथिंग एल्स,
जैसे कि हम फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं, फिगर्स यूज़ करते हैं, हम बोल कुछ रहे होते हैं बट वी इंटेंट समथिंग एल्स, ठीक है। तो वो होता है कि एक ही मीनिंग के बहुत सारे मीनिंग, एक ही वर्ड के, एक ही सेंटेंस के बहुत सारे मीनिंग्स निकल सकते हैं, वो होता है हमारा कॉनोटेटिव मीनिंग, जो कि पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। अब इसी टाइम पे इन्होंने एक और बात करी टेंशन की, कि वर्क में क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट में टेंशन होती है। बात करी टू काइंड्स ऑफ मीनिंग, डेनोटेटिव, कॉनोटेटिव। अब इन्होंने बात करी कि दो तरीके की टेंशन भी होती है किसी भी वर्क में, पोइट्री में, जो भी चीज़ें होती है, पोइट्री में इन्होंने बोला है। अब इसमें टेंशन कैसी होती है, टेंशन को इन्होंने कहाँ से लिया है, टेंशन वर्ड कहाँ से आया है, तो टेंशन वर्ड इन्होंने इंटेंशन और एक्सटेंशन से आगे के प्रीफिक्स को हटा दिया है, उसके बाद टेंशन आपके पास बच जाती है, ठीक है। तो उस तरीके से आया। अब एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन मतलब डेनोटेटिव, सेम ही चीज़ को यहाँ पे इन्होंने डिनोटेटिव के नाम दिया था, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब जहाँ पर जो वर्ड है, कोई भी सेंटेंस है, उसका डेनोटेटिव मीनिंग निकले, मतलब कि डिक्शनरी मीनिंग निकल कर आए, जो कि सबके लिए सेम है। और इंटेंशन मतलब जहाँ पर आप बोल कुछ रहे हैं, कॉनोटेटिव मीनिंग है, एक ही चीज़ के बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं, पर्सन टू पर्सन डिफर भी कर सकती हैं वो चीज़ें, तो वो होती है इंटेंशन। तो इन्होंने बोला किसी भी पोइट्री में, किसी भी वर्क में दोनों ही टेंशन का होना ज़रूरी है, इंटेंशन और एक्सटेंशन दोनों का होना ज़रूरी है। और जब ये दोनों चीज़ें होती हैं, डेनोटेटिव और कॉनोटेटिव मीनिंग होती है, उसके बाद टेंशन बन जाती है वर्क में, जो कि होनी चाहिए एक अच्छे वर्क की ये निशानी है, राइट। यहीं पे इन्होंने बोला कि डेनोटेटिव और कॉनोटेटिव मीनिंग भी होनी चाहिए किसी भी वर्क में, क्यों, क्योंकि वो दोनों चीज़ें ही मिलके एक अच्छी पोइट्री को बिल्डअप करती हैं। अब एक पोइट्री में जब दोनों ही मीनिंग है, कॉनोटेटिव भी है, डेनोटेटिव भी है, यहाँ पे इंटेंशन भी है, एक्सटेंशन भी है, जब सारी ही मीनिंग एक पोइट्री में है, तो एक पर्सन एज अ रीडर आप कौन सी मीनिंग को निकालोगे, कौन सी मीनिंग आप यूज़ कर रहे हो, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के इंटरेस्ट पे, ठीक है। पर्सन टू पर्सन इंटरेस्ट मतलब मेरा किस तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू देख रही हूँ अपनी पोइट्री में कि डेनोटेटिव मीनिंग क्या है, जैसे कि समराइज करते हैं हम किसी चीज़ को, ये डेनोटेटिव हो जाएगा, आपने सिंपली पढ़ा, आपने बता दिया। वहीं पे क्वांटिटेटिव क्या होता है, आप सिंपली उसे एनालाइज कर रहे हैं, अच्छे से डीप डाउन से एनालाइज कर रहे हैं, उसके और मतलब देख रहे हैं, क्वांटिटेटिव मीनिंग देख रहे हैं कि और क्या मीनिंग हो सकता है। तो ये क्या हुआ कि आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ को एनालाइज करते हैं। साइंस के स्टूडेंट होंगे वो क्या करेंगे, जो साइंस के स्टूडेंट है वो डेनोटेटिव मीनिंग को यूज़ करेंगे, एक्सटेंशन को यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि उन्हें साइंस से रिलेटेड कुछ देखना है, फॉर्मूलाज देखने हैं, एक्सपेरिमेंट देखने हैं, तो वहाँ पर ही वो ऐसा थोड़ा ना सोचेंगे कि इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसका और क्या मीनिंग निकल सकता है। साइंस में क्या है, जो चीज़ें जैसे लिखी हैं वो सिंपली है, हमें पता है कि अगर ये बोला है कि इन चीज़ों को मिला के एसिड रेन बनेगी, तो हमें पता है कि इन चीज़ों को मिलाकर एसिड रेन बनेगी, ठीक है। उसमें आप अपना अलग से दिमाग नहीं लगा सकते हो कि आपने सोचा अच्छा इसका मतलब ये भी हो सकता है, इसका मतलब वो भी हो सकता है, तो यू कैन नॉट डू दिस इन साइंस फील्ड। तो ये डिपेंड करता है। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे कि टू हिज कोई मिस्ट्रेस, अगर हम पोइट्री को दो ग्रुप को दे दें, एक ग्रुप जो होगा उसे अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा, मे बी वो उसे सिंपली इस तरीके से एनालाइज करे कि सिंपली पोइट्री में लिखा क्या गया है, लेकिन जो दूसरा ग्रुप होगा, जो लिटरेचर के स्टूडेंट होंगे, वो उसे किस तरीके से एनालाइज करेंगे, वो उसे कार्पेडियम से वो कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे सीज द डे से, कि वो अपनी मिस्ट्रेस को बोल रहे हैं, टू हिज कोई मिस्ट्रेस को, जो लवर है वो अपनी बिलवेड को बोल रहा है कि वो इतना शर्माती हैं, इतनी कॉय हैं, इतनी शाय हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें नहीं पता लाइफ कितनी बड़ी होगी, कितनी नहीं होगी। सो वी है दैट वी शुड इन्जॉय द मूवमेंट राइट नाउ, कि जो भी चीज़ें हैं अभी जी लेते हैं, कल हो ना हो वो पता नहीं है हमें। और इसी को बोलते हैं हम कार्पेडियम, मतलब सीज द डे, आज के दिन को आप सीज कर लो, आज जो दिन है आप उसे इंजॉय करो, बाकी दिन का हमें पता नहीं है। तो इस तरीके से एक ही पोइट्री को अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टूडेंट्स, अलग अलग ग्रुप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इन्होंने क्या बात करी, इन्होंने बात करी दो तरीके की मीनिंग की, डेनोटेटिव, कॉनोटेटिव, इंटेंशन, एक्सटेंशन, दोनों जब होते हैं तो एक टेंशन बिल्डअप हो जाती है, और वो टेंशन ही क्या होती है, रियल मीनिंग को निकालती है। उसको छोड़ के इन्होंने क्या बात करी है कि एक ही पोइट्री को दो तरीके से पढ़ा जा सकता है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है आप कौन सी मीनिंग को निकाल रहे हो। डेनोटेटिव, कॉनोटेटिव, ठीक है। साइंस की अगर बात करें तो वो डेनोटेटिव का यूज़ करेंगे, लिटरेचर के बच्चे जो होंगे वो कॉनोटेटिव मीनिंग यूज़ करेंगे, निकालेंगे हिडन मीनिंग, जो गैप्स होते हैं एक लिटरेचर में, उसको यूज़ करेंगे। सो आई थिंक वी शुड एंड दिस वीडियो राइट ओवर हियर। आई होप कि जितनी भी चीज़ें हैं आपको क्लियर हो रही हैं, एंड यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल फॉर फर्दर वीडियोज़, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप वीडियोज़ कॉन्टीन्यूस तरीके से देख रहे हैं, तभी मज़ा
बिल्डअप हो पाएगा कि आप ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको पता चल रहा है कि पहले ये बात हो रही थी, अब हमने उस चीज़ को डिस्कार्ड कर दिया, हम कुछ और आएंगे, अभी हम कुछ और करेंगे, हम कुछ और करेंगे, तो क्या एक नई अप्रोच आएगी बार 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 बार। कभी स्ट्रक्चरलिज्म आएगा, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आएगा, पोस्ट मॉडर्निज्म आएगा, फिर हम देखेंगे साइको एनालिसिस भी आएगा। तो बहुत अच्छी जर्नी होने वाली है और थ्योरी से आपको प्यार हो जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। सो या बाय बाय। हे एवरीवन, सो दिस इज़ द लास्ट क्लास ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म के जितने भी क्रिटिक हम कर रहे थे, और इसमें हम बात करेंगे जॉन क्रू रैनसम की, राइट। तो ये लास्ट वीडियो है न्यू क्रिटिसिज्म की। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे फॉर्मलिज्म। सो जॉन क्रू रैनसम से रिलेटेड आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है कि जो रैनसम थी, ही वॉज कनेक्टेड टू फिगरेटिव मूवमेंट। यहाँ पे मैं कहीं लिख दूंगी, तो ही वॉज कनेक्टेड टू फिगरेटिव मूवमेंट प्लस। सो जॉन क्रू रैनसम से आपको कुछ चीज़ें माइंड में रखनी है, जो कि हैं, एक तो ये कि एक फैकल्टी थे केनियन कॉलेज में। सेकेंड चीज़ जो आपको याद रखनी है कि ये एक एडिटर भी थे, जिसने एडिट भी किया था, रिव्यू भी किया था एक जर्नल, या फिर हम बोल सकते हैं एक मैगजीन, जिसका नाम था फिगरेटिव। उसको छोड़ के इन्होंने जो फिगरेटिव ग्रुप था उसको भी फाउंड किया था, राइट। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है। फिगरेटिव ग्रुप में मेनली 16 मेंबर्स थे, जिसमें एलन टेट भी आते हैं और जॉन क्रू रैनसम भी आते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। रॉबर्ट पेन वेरन भी इसमें आएंगे। तो ये 2-4 ऐसे पर्सन थे जो इस ग्रुप में, जो साउदर्न ग्रुप था उसमें आते हैं, फिगरेटिव ग्रुप में आते हैं। उसको छोड़ के इन्होंने मेनली बात करी है कि जो क्रिटिसिज्म है, इट शुड बी साइंटिफिक। साइंटिफिक इन द सेंस कि एक ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। साइंटिफिक क्या होता है? साइंस में आप क्या करते हो? आप अपना दिमाग नहीं लगाते, है ना। लिटरेचर में अपना दिमाग लगाना पड़ता है, हम इसे ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। लेकिन साइंटिफिक मतलब आपको दिमाग नहीं लगाना है, आप सिंपली जो चीज़ें लिखी गई हैं आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से, ऑब्जेक्टिवली उस चीज़ को एनालाइज करना है। तो इन्होंने इस चीज़ की बात करी है। इन्होंने इस चीज़ को बोला है ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, राइट। इसमें यहाँ पे बोला ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, जो कि सिस्टमेटिक होगा, 1 बाय 1 आपको चीज़ें करनी है, सिस्टम है उसमें। आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी एनालाइज कर दोगे, राइट। उसको छोड़ के इन्होंने कुछ वर्क्स लिखे हैं। वर्क्स में इनके पोइट्री का वॉल्यूम है, पोइट्री का एक कलेक्शन, जिसको इन्होंने नाम दिया पोएम्स ऑफ गॉड। उसके बाद इन्होंने एक ऐसे का वॉल्यूम लिखा है, उसको इन्होंने बोला न्यू क्रिटिसिज्म। ये आपको याद होगा, मैंने फर्स्ट क्लास में भी बोला था कि न्यू क्रिटिसिज्म सबसे पहले यूज़ किसी और ने किया, रिचर्ड्स ने यूज़ किया, ठीक है। उसने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बोला इसको। उसके बाद जो स्पिंगम थे, उन्होंने इसको अपने लेक्चर के ड्यूरेशन में फर्स्ट टाइम बोला, न्यू क्रिटिसिज्म वर्ड बोला था अपने लेक्चर के ड्यूरेशन में। उसके बाद जॉन क्रू रैनसम ने फर्स्ट टाइम सब कुछ मिला के, सब कुछ पढ़ के, क्योंकि 10 साल बाद आए थे, 10-11 साल बाद इन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया, इन्होंने वर्क पब्लिश कर दिया न्यू क्रिटिसिज्म। तो इसी से यहाँ से एक नाम निकलता है न्यू क्रिटिसिज्म। और इन्होंने एक और पोइट्री पब्लिश करी है, पोइट्री अ नोट ऑन ऑन्टोलॉजी। तो ये इनका कुछ वर्क्स का नाम है। अब इन्होंने बात करी है 3 काइंड ऑफ पोइट्रीज की। 3 काइंड ऑफ पोइट्री में आती है, एक आपकी फिजिकल पोइट्री, आपकी प्लेटोनिक पोइट्री, और एक होती है आपकी मेटाफिजिकल पोइट्री। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट पोइट्री है, राइट, फिजिकल पोइट्री। फिजिकल पोइट्री मतलब जो कि अपना सोर्स मटेरियल है वो फिजिकल वर्ड से लेती है। अब इसमें अगर मैं एग्जांपल दूँ फिजिकल वर्ड की, अगर मैं बोलूँ कि मैं पोइट्री लिख रही हूँ रैबिट के ऊपर, या फिर मैं पोइट्री लिख रही हूँ रोज़ के ऊपर, मैं पोइट्री लिख रही हूँ मून के ऊपर, तो ये क्या है? ये फिजिकल चीज़ें हैं, हमारे इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। जब आप मेरी उस पोइट्री को पढ़ोगे, आप उन चीज़ों को कहीं ना कहीं अपने माइंड में बना पाओगे, आपके माइंड में एक इमेज आएगी। क्यों? क्योंकि वो एक फिजिकल चीज़ को लेके लिखी गई है। तो ये होती है फिजिकल पोइट्री। जैसे कि कोई भी पोइट्री है, जब आपने देखा होगा, उसको छोड़ के प्लेटोनिक पोइट्री कौन सी होती है? प्लेटोनिक पोइट्री होती है जहाँ पे आप एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की बात कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब जो चीज़ें हैं नहीं, आप फील नहीं कर, आप देख नहीं सकते, नहीं फील करने वाला ये कंसेप्ट है ये। तो आप देख नहीं सकते उन चीज़ों को, फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं। तो ये क्या है? ये फीलिंग से कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं, कनेक्ट करती हैं। जो हमारा रियल था, जो हमारी फिजिकल पोइट्री थी, वो हमारे रीज़न से एसोसिएट करती है। रीज़न मतलब जो चीज़ें हैं वही चीज़ें चलेंगी। और प्लेटोनिक में जो चीज़ें नहीं हैं, हम उन चीज़ों को भी हम ऐसे इमेजिन कर लेंगे। इमेजिन किससे करेंगे? हम फीलिंग से इमेजिन करेंगे उसे। तो ये एसोसिएट करती है फीलिंग से, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से। उसके बाद बात आती है मेटाफिजिकल पोइट्री की। मेटाफिजिकल पोइट्री बाकी 2 पोइट्रियों को मिक्स कर देता है। जैसे कि उसने फिजिकल वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं और जो उसने एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, दोनों को मिक्स करके मेटाफिजिकल पोइट्री लिख दी, जहाँ पे वो कंसीट यूज़ कर लेते हैं। हम बोलते हैं शादी एक जुआ है। ऐसा पता नहीं किसी ने बोला भी है कि नहीं, पर हाँ मैंने कभी तो सुना ही होगा कि कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है, ठीक है। या फिर कोई बोलता है कि
जो वाइन है उसमें मेरी जो ज़िंदगी वो फंस गई है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया जहाँ पे आप कुछ भी ऐसे दोनों चीज़ों को, फिजिकल भी है, रीज़न भी है वहाँ पे, और वहाँ पे फीलिंग्स भी हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ भी हैं, उनको मिक्स करके आपने पोइट्री लिख दी। जॉर्डन की जितनी भी पोइट्री है वो इस सेक्शन में आ जाएंगी, मेटाफिजिकल सेक्शन में, ठीक है, मेटाफिजिकल पोइट्री में आ जाएंगी। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, रैनसम के अकॉर्डिंग क्या था, जॉन क्रू रैनसम के, इन्होंने बोला जो फिजिकल पोइट्री है वो प्योर पोइट्री है। प्योर क्यों? क्योंकि वो चीज़ें हम देख सकते हैं, वो चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए वो प्योर पोइट्रीज हैं। एंड या विद दिस आई थिंक वी शुड एंड दिस वीडियो। इसका हो चुका है इतिश्री, ऐसा मेरी क्लास की टीचर बोलती थी जब हम हिस्ट्री पढ़ते थे, तो वो हर क्लास के एंड में बोलती थी इसकी हो गई इतिश्री, नई क्लास में हम इसका श्री गणेश करेंगे। तो या द सेम कंसेप्ट इज ओवर हियर एज वेल। यहाँ से हम खत्म करते हैं अपनी न्यू क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे फॉर्मलिज्म। फॉर्मलिज्म भी कहीं ना कहीं न्यू क्रिटिसिज्म जैसा ही है, बस डिफरेंस इतना था कि ज्योग्राफिकल डिफरेंस था। न्यू क्रिटिसिज्म अमेरिका में हो रहा था 1916 1920s के अराउंड में, और फॉर्मलिज्म जो था रशियन फॉर्मलिज्म वो रशिया में, फ्रांस में हो रहा था 1916 के 20s के अराउंड में ही। सो या बाय बाय।